Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Arzu Kakkad. Welcome to GK Today. For all those who are looking for the English version of this video, please do refer to the new platform of GK Today, the new YouTube channel that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो फिर शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेकिन शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हम डेली कवर करते हैं ये पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज के, जो आपको कहाँ मिलेंगे, जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर। वहां पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ होते हैं, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। इसी के साथ आपका पहला सवाल पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। एज पर पॉर्टिलन्स इंस्टीट्यूट कौन सी कंट्री है, विच कंट्री टॉप्स द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो वो है यूएसए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सही आंसर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट होती है एनआरआई रिपोर्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, पॉर्टिलन्स इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कितनी इकोनॉमीज बेसिकली ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है, इट मैप्स द लैंडस्केप ऑफ 131 इकोनॉमीज। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है कंट्रीज की, 4 एरियाज में देखी जाती है। अब वो 4 एरियाज कौन से हैं वो भी पता होना चाहिए, ऐसे लाइन वाइज चलते जाओ। पहला है वहाँ की टेक्नोलॉजी उस कंट्री की, ठीक है। दूसरा पीपल, तीसरा वहाँ गवर्नेंस, और फोर्थ इज इम्पैक्ट। अभी इम्पैक्ट मतलब देखो ऐसा होता है ना, इसके अंदर भी सब इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो, जैसे 58 और वेरिएबल्स हैं। वहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ का इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इन सब के बेसिस पे आप ब्रॉडली 4 एरियाज हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि भैया पहली कंट्री बता दो जिसने टॉप किया है, वो है यूएसए। पहले थी नीदरलैंड, लेकिन यूएसए ने नीदरलैंड को कहा तुम हटो, हम आते हैं पहले नंबर पे। नीदरलैंड चली गई 4th नंबर पे, ठीक है। अब नीदरलैंड हो गया 4th नंबर पे, तो बचा सेकंड और थर्ड। सेकंड प्लेस पे कौन है, सेकंड प्लेस पे है सिंगापुर। तो ये अब आपको याद रखना है, सिंगापुर इज एट द सेकंड स्पॉट, और थर्ड पे है स्वीडन। ठीक है, ये फिल हो गया। और अगर कोई 5th पूछ ले तो स्विट्जरलैंड याद कर लेना, बस यही है। अब अगर चलते हैं इंडिया की बात पे कि इंडिया की रैंकिंग क्या इंप्रूव हुई है, और इंडिया कौन सी रैंकिंग पे। इंडिया ने अपनी रैंकिंग वैसे ओवरऑल इंप्रूव करी है 6 स्पोर्ट से, और अब इंडिया की रैंकिंग इस साल है 61st। ओवरऑल स्कोर भी इंप्रूव किया है। 2021 में स्कोर था 59.74, और अब 2022 में जो स्कोर आया है वो है 51.19। ठीक है, कुछ और एक दो बातें और हैं, वो सुन लो अच्छे से ध्यान से। पहली बात तो ये है कि देखो ये जो मैंने बताया था ना, सब इंडिकेटर्स होते हैं कि को बहुत ऐसे 58 वेरिएबल्स हैं, मतलब टोटल तो नहीं हो सकते ना सारे, तो कुछ में अब मैं जहां पर इंडिया ने उनमें कौन से इंडिकेटर में पहली रैंकिंग ली है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली रैंक ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड रैंक इंडिया की है, मतलब वो कुछ कुछ सब इंडिकेटर हैं, जैसे इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ या मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री। इस इंडिकेटर में इंडिया की सेकंड रैंक है। और अगर मैं बात करूं जैसे एनुअल इन्वेस्टमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये जो इंडिकेटर है इसमें इंडिया की 3rd रैंक थी। तो मतलब इंडिया ने एटलीस्ट 1st रैंक किसमें सिक्योर करी, सेकंड में किसमें करी, थर्ड किसमें करी, ये पता होना चाहिए। ओवरऑल 61st। ठीक है, तो फिर चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was honored with the Indian Film Personality of the Year 2022 award in the 53rd International Film Festival of India? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ है, गोवा में हो रहा। और जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जो है वो किसको मिला है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, और आंसर है ऑप्शन बी चिरंजीवी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी वाज ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है गोवा में। अब अटेंडेड बाय
जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इट वाज अटेंडेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। कौन है? यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर गोवा के प्रमोद सावंत। और गोवा की कैपिटल आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। एक और चीज रिवाइज करवा देती हूँ, हमने ये कवर कर लिया था कि 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो कंट्री स्पॉटलाइट कंट्री होगी वो है फ्रांस। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है कि विच फोरम, कौन सी फोरम है इसमें से जिसने लॉन्च किया है लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट द पुअरर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए एक फंड, लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया। कौन से फोरम ने? उसका नाम आपको बताना है। आंसर है COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। फिर ये एक्सटेंड हो गई मीटिंग 2 दिन के लिए, और क्योंकि एक फाइनल कोई एग्रीमेंट नहीं पड़ रहा था, रीच हो रहा था। तो अब ये याद रख लो, लॉस एंड डैमेज फंड जो है, ये फंड जो है इसको सेटअप किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है इस फंड में डालेंगी पैसा, मतलब कौन कितना पैसा देगा वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। बट ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या कहता है? जब रिसेंटली कंक्लूड हुई COP27 समिट, तो जो डेलीगेट्स हैं फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करते हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जैसे आइसलैंड्स हो जाते हैं, जहां पर जैसे पानी का लेवल, अब सी लेवल बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर एक्सट्रीम्स के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर। तो जो वो सब फेस कर रही हैं वो वल्नरेबल कंट्रीज, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए फॉर ऑल देयर लॉसेस ड्यू टू द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, ये फंड बनाया है। ये हमेशा एक इशू रहता है जब भी हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में, कि भैया डेवलप्ड नेशन है तो तुमने तो बहुत डेवलप कर लिया, तुमने तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना था वो करा, और आज तुम डेवलप हो गए हो, बेटर इंडस्ट्रीज हैं ये वो। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अभी ऑन द वे टू प्रोग्रेस है, तब तुम बोलते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करने हैं, फिर टैक्सेस लगाते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये एक इशू भी रहता है। तो लॉस एंड डैमेज फंड में अब कौन कौन सी कंट्रीज जो है कितना किसका अमाउंट होगा, चाहे वो UK हो, US हो, जर्मनी हो, तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है। बट ये फंड इसीलिए है सो एज टू, अब ऑब्वियसली जब आप उन्हें ये कहेंगे कि अब हमें ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी आगे चलना है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट। लेकिन उन डेवलपिंग नेशंस को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए रहता है। अब यू विल कम अप विद न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज, न्यू ग्रीन सॉल्यूशंस, तो उन सॉल्यूशंस के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो ये फंड जो है वो पैसा भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गई सारी बात। अब इसी के साथ साथ कुछ एक दो चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, जो हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं वैसे तो। जब COP27 की बात आती है तो ये इंडिया का पोडियम था, ऐसा कुछ बहुत अच्छी सुंदर सी तस्वीर है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहाँ हुई, ये तो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, इजिप्ट के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए COP27 की थीम क्या थी, वो थी द इम्प्लीमेंटेशन COP। इसका मतलब जो COP26 के अंदर जो भी मतलब आपने वहाँ बातें करी, जो भी डिस्कशंस हुए, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना उसका। तो द इम्प्लीमेंटेशन COP वॉज द थीम ऑफ COP27। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये COP26 जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो काफ़ी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी बच्चे इसका आंसर दें, ग्लासगो में। अब मुझे ये बताना COP28 जो है अगली, वो कहाँ होगी, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, और COP27 में इंडिया की तरफ से कौन थे? भूपेंद्र यादव, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट है। ये है आपका मैप, इजिप्ट ये रहा, तो ये है देखो सिनाई पेनिनसुला, और नीचे थोड़ा सा देखो तो यहीं पर है शर्मल शेख जहां पर हुई COP27। ये है स्वीज कैनाल जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दिया करो। व्हाट इज द थीम ऑफ SCO समिट 2023? बताइए, SCO समिट 2023 की थीम पूछिए, क्या है थीम? सिक्योर SCO। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो सिक्योर एससीओ इज द थीम ऑफ एससीओ समिट 2023। और एक खास बात, 2023 जो है इंडिया के लिए बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है। हमने करा था ना थीम वसुदेव कुटुंबकम G20 की, ऐसी एससीओ समिट जो है 2023 में वो भी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। इंडिया के अंदर होंगी ये मीटिंग सितंबर में, और थीम इंडिया की इस साल की क्या है, सिक्योर एससीओ समिट की थीम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बीजिंग, चाइना। एससीओ में कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, ये भी आपको याद में रखना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले मतलब अब 2023 में जो मीटिंग है वो तो इंडिया में होगी, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग थी द 22nd एससीओ समिट जो इस साल हुई, अभी 15-16 सितंबर को हुई थी, वो हुई थी उज्बेकिस्तान में। तो ये याद में रखना, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत, ठीक है। और उज्बेकिस्तान में कहाँ पर हुई वो सिटी याद में रख लेना, समरकंद। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एससीओ में कितने मेंबर हैं, 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं, देखो, एक तो ऐसे याद रख लो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ऐसे याद कर लो। उसके बाद बाकी बचे 4। अब वो जो 4 हैं वो ऐसे देख लो, मैं एक मिनट ना थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, 4 हो गए। बाकी 4 देखने, तो ये देखो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मतलब तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इसको काट दो। कहने का मतलब है कि ये हटा दो यहाँ से। ये 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं ये हैं बाकी मेंबर, तो हो गए ऐसे टोटल 8। तो ये तरीका है, आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2022? तो जो कंट्री, अभी तो इंडिया भी एज्यूम कर रही है प्रेसिडेंसी हर एक समिट की, तो यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी इंडिया है। इंडिया इज द चेयर ऑफ दिस GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक इनिशिएटिव रहा है, एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एम ये है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड्स, चाहे वो साइंस से हो, इंडस्ट्री से हो, इंटरनेशनल बॉडीज हो। तो जो गैप है थ्योरी और प्रैक्टिकल का ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको फिल किया जाए। कटिंग एज जो और टेक्नोलॉजीज हैं, रिसर्च है, उसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव है। 2020 में इंडिया ज्वाइन द GPA और एज अ फाउंडिंग मेंबर भी है। ये एसोसिएशन में 25 मेंबर कंट्रीज हैं, और इंडिया एज्यूम द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम द आउटगोइंग चेयर फ्रांस, तो पहले फ्रांस और अब इंडिया, ठीक है, याद रख सकते हो। तो बेसिकली जब ये मीटिंग होती है तो यहाँ पर डिस्कशन होता है ओवर थीम्स लाइक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा गवर्नेंस, फ्यूचर ऑफ द वर्क, इनोवेशन, ठीक है, इन सब पे। तो ये आप कुछ याद में रख सकते हो। जो टोक्यो है इज द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट दिस समिट। कौन से साल में हुई फिर वो समिट, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं आपके अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कहता है कि विच इज द होस्ट ऑफ एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का 2nd एडिशन न्यू दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, पुराना किला, दिल्ली। तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोलैबोरेशन में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और शहर इंडिया। पहला जो फेस्टिवल था वो 2017 में हुआ था, ठीक है, वो याद में रख लेना। तो वो भी न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर इसका एम है जो म्यूजिकल डाइवर्सिटी है साउथ ईस्ट एशिया की, उसको सेलिब्रेट करे। तो इस बार 10 बैंड फ्रॉम द एशियन कंट्रीज, 5 एक्ट्स फ्रॉम इंडिया, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल। तो बात करें फिर एशियन ग्रुपिंग की, एक बार देख लो। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस। तो ये याद रखना है अब आपको एनी हाउ। The Women Entrepreneurship Day is celebrated on which day? The Women Entrepreneurship Day is celebrated on कौन से दिन? 19 नवंबर, 19th of November को Women Entrepreneurship Day होता है।
हर साल होता है बाय द विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन। तो 2014 में 2014 में पहला फर्स्ट एवर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे वाज ऑब्जर्व्ड, जिसमें 144 नेशंस में हुआ। इट वाज ऑब्जर्व्ड अराउंड। नाम से पता चल रहा है जो विमेन्स ने उनको कमेमोरेट करना, जो फ्रंट लाइन पर आई, जो स्टीरियोटाइप्स को उन्होंने तोड़ा और फिर वो आगे बढ़ी हैं। so as to commemorate the women doing their part to break these outdated stereotypes, इसलिए हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे को ऑब्जर्व करते हैं, हर साल करते हैं, 19 नवंबर को करते हैं। ठीक है, चलिए जी। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? बताओ क्या सोच रहे हो, कौन सी स्टेट है फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? वो है तमिलनाडु। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहां पर तमिलनाडु ने लॉन्च किया है तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। देखो, हमने भी देखा है ये जो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रीजंस प्रोवाइड करेगा फॉर द एलिफेंट डेथ, ताकि आप बेटर अकाउंटेबिलिटी हो, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, मोर क्रेडिबल कंपैरिजंस हो सकेंगे कि क्या कारण है ऑफ द कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। अभी अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि 131 एलिफेंट डेथ हुई इन द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिवीजन 2021 से 2022 मार्च तक, जिसमें से ओनली 13 वर ह्यूमन इंड्यूस। तो यह फ्रेमवर्क इसी को आगे इंप्रूव करेगा, इसी में ही ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं ये दिन सेलिब्रेट? ताकि जो सीरियस थ्रेट्स हैं टू आर मेरीटाइम मेराइन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ओवर फिशिंग हो गया, और ग्लोबल फिशरीज जो है उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबल स्टॉक एंश्योर हो, एक हेल्दी इकोसिस्टम हो, ये सारी बातें अभी करूंगी। बट वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट होता है 21 नवंबर को, ठीक है। एंड टू डेमोस्ट्रेट द सॉलिडारिटी विद फिशर फॉक्स, फिश फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक है। हर साल होता है 21 नवंबर को होता है वर्ल्ड फिशरीज डे। ऐसे थोड़ा म्यूजिकल साउंड होता है और ऐसी चीज़ें कभी कभार याद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, न्यू दिल्ली में ना 1997 में इट स्टार्टेड वेयर वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स मेट एट द न्यू दिल्ली। तो तब फिर फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड फिशरीज फोरम का विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 18 कंट्रीज। आप इतना याद रख लोगे ना कि हर साल होता है और 21 नवंबर को होता है, काफ़ी रहेगा अगर सवाल आ जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है फीफा वर्ल्ड कप 2022? हाँ जी, जो कि फीफा ऑर्गेनाइज करती है दिस वर्ल्ड कप एवरी 4 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विच कंट्री होस्ट दिस 2022 फीफा वर्ल्ड कप? कतर। कहाँ पे है मैप में देखो जरा, इधर है सऊदी अरेबिया, ये है कतर, दोहा कैपिटल है। यूएई बगल में, ओमान, यमन, इराक, ईरान, ये पर्शियन गल्फ, और ये अरेबियन सी, ठीक है। मैप में चीज़ें देखा करो, फ़ायदा रहता है बहुत। तो फिर चलते हैं आपकी रिवीजन कैटेगरी के ऊपर, और पहला सवाल क्या कहता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज सेट टू एस्टैब्लिश अ सोलर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? वो कंट्री है क्यूबा। Which NATO member was in the news for agreeing to support Sweden and Finland's membership of NATO alliance? टर्की। इंडिया ने साइन किया एक MOU on international solar alliance with which country? Hungary. India has recently agreed to develop an alliance for bioenergy and biofuels with which country? Brazil. After Air India disinvestment, Alliance Air works under the control of which ministry? Ministry of Civil Aviation. Which institution, which ministry? Ministry of Civil Aviation. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, पहला मेड इन इंडिया कमर्शियल प्लेन ऑफ अलायंस एयर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL. Which global alliance announced collaboration on hypersonic missile strike and defense capacity? ये आपके लिए होमवर्क है। Which state signed MOU with Singapore-based LNG Alliance Company to set up its first LNG terminal? आंसर है कर्नाटका।
हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? बहुत ही इजी, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ऐसे इजी और इम्पोर्टेंट सवाल दोनों गुरुग्राम में। तो फिर चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन, सोचो क्या है इसका आंसर। होमवर्क नहीं है, अभी बताएंगे, साथ ही साथ बताते हैं। आपने पढ़ लिया है तो फिर सोच लिया, आंसर भी सोच लिया, तो फिर ये लो आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ गवर्नेंस कमेटी ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम फ्रॉम इंडिया? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, याद में रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। Competition Commission of India has how many members except the chairperson? 6. Which state या फिर union territory passed the bill to hike the salaries by over 66% of its member? Delhi. Environment Ministry directed to constitute a project screening committee in which state or UT with how many members? बताओ। The Environment Ministry directed to constitute a project screening committee in each state and UT with how many members? 5. ठीक है। How many countries are the members of the partners in the Blue Pacific grouping? 5. ये 5 कौन सी हैं ये आप बताना। Which country proposed to organize a joint border operation named Solidarity 2023 for SCO member countries? China. Which Indian has been elected as the chair and a voting member on the board of directors for International Boxing Association? ये homework है। Monetary Policy Committee has how many members? 6. How many members are a part of Central Board of Direct Taxes? 6. अगला क्वेश्चन पढ़ो। How many permanent members are a part of UN Security Council and thus have veto power? मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर नेम उन मेंबर्स के, और फिर आप टोटल काउंट जो है वो मुझे बता देना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। तो कितने हो गए? 5। ठीक है। द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हैज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? 4. हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ? ये भी हमने देखा है 8, और वो 8 अभी मैंने याद भी कराई है आपको। When is International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members observed? 25th of March. Under the Jharkhand Food Security Scheme, each family member is entitled to receive 1 kg of pulses at what price? 1 rupee. Who has been recently appointed as the full-time member of Economic Advisory Council to Prime Minister? आंसर इज संजीव सान्याल। तो ये नेम याद में रखना, और ये आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, और कुछ जो अभी पीछे दिए हैं मैं एक्सपेक्ट करूंगी आंसर सभी के इन दी कमेंट सेक्शन। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और हैव अ नाइस डे एवरीवन। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।